अफ़गानिस्तान में करीब 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई, पर वो दानिश सिद्दीकी के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दानिश है, दिनेश नहीं है। वो तो कायर प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोल महंगी होती थी तो लोग इस देश में प्रोटेस्ट करते थे कि अगर प्रधानमंत्री भी कुछ गड़बड़ करे तो उसके ऊपर भी एक डंडा हो। फ्री एनआईए नहीं है, फ्री सीबीआई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा दंगा करा सकता है वो देश का मुख्यमंत्री बन सकता है। बेशर्मी इस देश में फ्री है और वो हर दिन मंत्रालयों और पीएमओ आवास के द्वारा बांटी जा रही है इस देश में। सोचिए हम पत्रकारिता के किस दौर से गुजर रहे हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी करते हैं श्याम मीरा सिंह और उनको उनका संस्थान निकाल देता है। अभी हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के शब्दों में जानेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। तो श्याम जी, पहले आप ये बताइए, आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि पूरा मामला हुआ क्या, कैसे क्या हुआ। अभी जो दानिश सिद्दीकी जी की जो डेथ हुई थी अफ़गान में, तो उसे लेके एक पूरे देश को उम्मीद थी और पूरा देश उसे उस घटना को लेके दुखी था और सबको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो किसी राज्य का मामला नहीं था, किसी ज़िले का मामला नहीं था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान देश में हुआ था, तो विदेश का मामला था। और पूरा देश एक प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस पे कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप मायावती जी से नहीं कह सकते हैं, आप इसके लिए अखिलेश यादव से नहीं कह सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप राहुल गांधी से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। और चाहे आप समाजवादी विचारधारा के हों, आप चाहे कम्युनिस्ट हों, आप चाहे पत्रकार हों, आप चाहे वकील हों, आप एक टक की निगाह से आप ये देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री इस मैटर पर बोलेंगे। अफ़गानिस्तान में करीब 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई और उनके परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ पे भी कोई ये नहीं कह रहा था कि आप किसी विचारधारा को क्रिटिसाइज़ कीजिए या आप किसी नेता को क्रिटिसाइज़ कीजिए। लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आप जो दानिश का परिवार है, उसकी माँ है, उसके भाई हैं, उसके दोस्त होंगे, तो आप उन्हें एटलीस्ट आप संवेदनाएं व्यक्त कर दें अपनी। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उन्होंने पत्रकारों की डेथ पे संवेदनाएं व्यक्त नहीं की हैं, उन्होंने की हैं। लोगों की अगर हार्ट अटैक से भी मौत हुई है तब भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर कोई पत्रकार कोरोना में मारा गया है तब भी उन्होंने उनके परिवारों के प्रति सिंपैथी व्यक्त की है। लेकिन दानिश सिद्दीकी जो पत्रकारिता करते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में विदेश में मारे जाते हैं तब उनकी कोई संवेदनाएं नहीं निकलती हैं। और इसका कारण कोई ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं है, हमें भी पता था। तो वो जो एक पूरी चीज़ थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर चीज़ पे ट्वीट करता है, एक खिलाड़ी के अंगूठे में अगर चोट लग जाती है तो उसको ट्वीट करते हैं, पर वो दानिश सिद्दीकी के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दानिश है, दिनेश नहीं है। तो ये जो ये जो पूरे तंत्र पे वो जो बैठे हुए हैं उस पूरे सीट्स पे, और वो जो पूरी व्यवस्था है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, वो जो पूरी व्यवस्था है जिसने उन्हें चुना है, तो उससे एक पूरी फ्रस्ट्रेशन थी जिसे लेके मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सेमलेस हैं। और आप ही बताइए, अगर कोई अंगूठे पे चोट पे अगर ट्वीट करता है लेकिन एक आदमी का धर्म देख के, जाति देख के, उसका मजहब देख के अगर नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सेमलेस नहीं कहा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि देश के संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी आईपीसी की धारा में मुझे कोई भी कहता हो कि वो लॉयर है और वो संविधान का बड़ा संविधानविद है और वो मुझे बता दे कि फ़लाने आर्टिकल में, आईपीसी की फ़लानी धारा में इस सेक्शन के तहत आप प्रधानमंत्री को सेमलेस नहीं कह सकते हैं या ये गलत है, तो वो मुझे बता दे। सेमलेस ऐसे आदमी के लिए कहना जिसने 300 किसानों की जब डेथ हो जाए और वो आदमी फिर ये कहे कि मैं तो एक कॉल दूर हूँ, मैं तो बातचीत के लिए रेडी हूँ, लेकिन सबको पता है कि आप बातचीत के लिए रेडी नहीं है, 300 लोगों की डेथ हो जाती है, उस आदमी के लिए सेमलेस बोल के मैंने क्या गलत कह दिया? बीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी प्रमुख के, जो ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उस टाइम पर सबने देखा, वीडियो जा रही हैं कि महिलाओं को उनके कपड़े पकड़ के खींचा जा रहा है, जो उसके सदस्य हैं, पंचायत सदस्य, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अगले दिन प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। उस आदमी को क्यों ना सेमलेस कहा जाए? तो मैंने जो चीज़ बोली थी, सेमलेस जो बात बोली थी, वो इसलिए बोली थी कि शायद हो सकता है ब्लॉक प्रमुख के जो सदस्य थे, पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो शायद ट्विटर कम चलाते हों। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों को खोया, मेरे गांव में लोगों ने कोविड के दौरान अपने परिवारीजनों को खोया, बहुतों ने अपने मतलब जवान भाइयों को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया,
आप ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं कि जिसमें एक महिला है ऑटो में, ई रिक्शा में, और वो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री फिर ये कहें कि देश ने कोरोना से जीत हासिल कर ली है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, उस आदमी को अगर सेमलेस ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वो महिला शायद ट्विटर नहीं चलाती होगी, मुझे लगता है कि वो किसान पर जो जिन्होंने जिनकी डेथ हुई उनके परिवार शायद उस तरह से उनकी रीच नहीं होगी, उन्हें शायद लोग कम जानते होंगे। तो वो जो काम उन्हें करना था वो मैंने किया, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत था। और सेमलेस कहना एक ऐसे आदमी के लिए जिसने जो खुद संविधान की धज्जियां हर रोज़ उड़ा रहा हो, जिसने जिस शपथ का सम्मान नहीं किया, और खुद मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की जो गद्दी है वो भी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से खतरे में है, कि एक ऐसा आदमी उस पर बैठ गया है कि जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है उस चीज़ को। तो अगर ऐसे आदमी को अगर मैंने सेमलेस कहा है तो मुझे लगता है कि वो मैंने बड़े ही संवैधानिक शब्दों में कहा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और समझदार आदमी हूँ, इसलिए मैंने वो केवल सेमलेस कहा। हिंदी में उसको बेशर्म कहते हैं, और मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, है ना। लेकिन अगर मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप उनके भाषण सुनिए, आप एक बार उनके मन की बात, उनके भाषण, जो बंगाल दौरे के दौरान वो जो भाषण दे रहे थे, 30 मिनट उन लोगों को बिठाइए जिन्होंने कोरोना की सेकंड वेव के समय लोग गवाए, और उन्हीं दिनों के, जिन दिनों में उन्होंने गवाए, प्रधानमंत्री के भाषण जो बंगाल में वो दे रहे थे उनको दिखाएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बेशर्म नहीं कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, वो गालियाँ देंगे, उनके अंदर जो चीज़ आएगी वो बोलेंगे। मैंने जो चीज़ कही वो मैंने इसलिए बड़ी सभ्यता से और बड़ी ही तहजीब से उनको ये बात कही है। वो डिजर्व तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी वो सेमलेस कहना भी डिजर्व नहीं करते। वो तो कायर प्रधानमंत्री हैं जो पत्रकारों को जेलों में डाल रहे हैं, और अभी भी एनआरसीसीए के जो आंदोलन थे उस दौरान के, जैसे खालिद सैफ़ी हैं, उमर खालिद हैं, चाहे बाकी जो तमाम लोग हैं, नताशा नरवाल, उन्हें करीब 6 महीने 7 महीने जेल में रहना पड़ा, उनके पिता की डेथ हो गई, लेकिन बेल तक नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तब आप ये भी सोचते हैं कि सेमलेस तो बहुत छोटा शब्द कहा था आपने। तो संस्थान ने सिर्फ आपको ये कारण दिया कि आपने प्रधानमंत्री को सेमलेस बोला? संस्थान ने जो मुझे एक अच्छी बात ये रही कि कई बार संस्थान अपने बचाव के लिए केवल ये कह देता है कि आपने सोशल मीडिया वायलेशन किया और फलाना, इसके लिए हम आपको निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे मेरे वाले मामले में ये अच्छा रहा कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिए कि आप कि इनकी वजह से आपको निकाला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट क्या थे। उसमें एक ट्वीट था कि मैंने ये कहा है कि जो भी लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करूं, तो उन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। अब मुझे कोई भी लॉ, मैं कहता हूँ सोमालिया का भी जो लॉ होगा ना, सूडान का भी जो लॉ होगा, पाकिस्तान का भी लॉ होगा, उसमें भी ये चीज़ें नहीं होंगी कि कोई आदमी या कोई भी पत्रकार या कोई भी नागरिक, मैं अपने आप को नागरिक मानता हूँ, पत्रकार बहुत पीछे मानता हूँ, तो कोई भी नागरिक अगर ये कह रहा है कि उसके देश के प्रधानमंत्री को अपने पद का सम्मान करना चाहिए और उसके लिए इसे निकाल दिया जाए, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये तो अपने आप में, जिसके लिए मुझे कहा गया है कि ये सोशल मीडिया का वायलेशन है, मुझे लगता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ये तो आपके डेमोक्रेटिक राइट हैं, आप प्रधानमंत्री पे बोल सकते हैं, लेकिन चैनल ने जिस तरह से आपको टर्मिनेट किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है चैनल को लेकर? चैनल, जैसे मैं आपको एक और दोबारा से ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे थे उन पर ले जाता हूँ। तो ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे थे उस समय मान के चलिए एक कोई सिपाही है और वो पुलिस वालों पे डंडा, एक सिपाही है और वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनमें डंडा मार रहा है या उन्हें पीट रहा है ना। आप कहेंगे कि सिपाही की गलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे इंस्ट्रक्शन आईपीएस से मिले हैं। लेकिन आईपीएस को कौन दे रहा है, कि कौन कह रहा है कि सिपाही अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो उनमें लाठियाँ बरसा दो, एबीपी के लोग हैं तो उन्हें माला पहना दो। कौन कह रहा है कि अगर बसपा के लोग हैं तो उन्हें जेल में डाल दो, अगर लालू प्रसाद यादव की राजद के लोग हैं तो उन्हें पिटाई कर दो। हमने तमाम वीडियो देखी है ना। तो जब तक आप सिपाही को दोष देते रहेंगे तब तक आप उस जो सिपाही के सीट्स पर जो बैठा है, उस पूरे पुलिसिया सिस्टम के ऊपर जो बैठा है, तब तक आप उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि आज तक या इंडिया टुडे या कोई भी इनको मैं कहूँ, बिल्कुल जैसे मैंने अपना हिस्सा निभाया कि मुझे इस चीज़ पे बोलना चाहिए ही चाहिए,
तो उन्होंने वो अपना हिस्सा नहीं निभाया, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं और इस देश में तमाम लोगों की मजबूरियाँ हैं। मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ कि अगर वो जो मेरी आज़ादी का सवाल है, मतलब मैं अपनी निजी आज़ादी की कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारों की आज़ादी का, मैं एक नागरिक के रूप में मेरी जो आज़ादी का सवाल है वो उस संस्थान की आज़ादी का भी सवाल है। कि आप कहेंगे कि पत्रकार को एक संस्थान ने निकाल दिया, लेकिन एक सवाल ये भी कि संस्थान क्यों निकाल रहा है। इससे पहले तो कोई नहीं निकालता था, इससे पहले कोई घटनाएं नहीं होती थी। एक ऐसा चैनल, एक ऐसी संस्था इंडिया टुडे जिसका जन्म आपातकाल के दौर में हुआ है और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है, वो संस्थान कैसे किसी पत्रकार को निकाल देगा? पत्रकार को सरकार के खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल करने करने की के वजह लिए से निकाल निकाल दे रहा रहा है। है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और वो बड़े वर्ग पे गड़बड़ है। पहले हम देखते थे श्याम भाई कि पहले एक दौर था कि जब पत्रकार बोलता था गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकारें हमेशा पत्रकारों से खुश नहीं रहती थी, वो उनका था जाहिर, लेकिन संस्थान खड़ा रहता था अपने पत्रकार के साथ। अब उल्टा हो गया है, अभी आप बोलते हैं तो आपका संस्थान पहले बैकअप करता है, सरकार बोले या ना बोले। सरकार डायरेक्टली कभी किसी पत्रकार को नहीं बोली, उसने पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में भी नहीं बोला, उसने अभिसार शर्मा के बारे में भी नहीं बोला। आपके केस में भी किसी नेता या किसी भी सरकार के प्रवक्ता का कोई बयान नहीं आया, डायरेक्ट चैनल आपको निकाल दे रहा है। तो ये कितना बड़ा प्रेशर है और ये कैसा है पूरा सीन, इसको समझाइए आप। इसे लेके मतलब मैं केवल चैनल पे नहीं रखते हैं या पत्रकारिता पे नहीं रखते हैं, इसको पूरे ब्रॉडर वे में जाते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे कांग्रेस के टाइम पे करप्शन हुए, कांग्रेस के टाइम पे भी कई तरह की जुल्मतें होती थी, पुलिस उस समय भी कई सारी चीज़ें करती थी। लेकिन जब वो चीज़ें मीडिया में आती थी, सार्वजनिक आती थी, तो कांग्रेस के जो नेता होते थे, प्रवक्ता होते थे, उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ जाती थी। आप देखेंगे कि देशद्रोही नहीं कहा किसी हाँ, पत्रकार। जब ऐसा नहीं है कि उस समय पे भी देशद्रोह के एक्ट नहीं लगे थे, मतलब लगे थे, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सार्वजनिक तरीके पर से। उनमें एक सार्वजनिक लिहाज थी कि अगर उनमें एक संवैधानिक लिहाज थी, अंदर से वो एक पार्टी थे, लेकिन सामने से कम उनमें एक लिहाज थी। डेमोक्रेटिक तो जिस भी अगर कहीं पे एक किसी जगह अगर लोकतांत्रिक होने का ढोंग रचा जा रहा है, तो मैं उस चीज़ में उस ढोंग को वैसे नहीं देखता। मैं मानता हूँ कि उसको असल में स्थापित करने की जगह वहाँ पे बची हुई है। अगर कोई माला पहना, मतलब कोई ये करके पूजा करने का ढोंग कर रहा है, तो मैं उसमें ये गुंजाइश देखता हूँ कि वो दिल से पूजा कर सकता है, उसमें स्थापित करने की जगह है। तो इस चीज़ को लेके मैं आपको एक और थोड़ा सा बताता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे जो 2013 और 2014 सॉरी 9 की बात अगर हम बात करें, उस टाइम पे लोग प्याज के लिए अगर कोई बात बोलता था तो अगले दिन मंत्रियों को बयान देने पड़ जाते थे कि प्याज क्यों महंगी है और हम इसे सस्ती करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और करते थे। पेट्रोल महंगी होती थी तो लोग इस देश में प्रोटेस्ट करते थे। इस देश में लोकपाल बिल के लिए प्रोटेस्ट हुए। लोकपाल बिल अपने आप में इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक आंदोलन था, हालांकि उसके पीछे आरएसएस थे और बाकी चीज़ें थे, लेकिन मैं मांग के बारे में बात करता हूँ कि वो मांग क्या थी कि अगर प्रधानमंत्री भी कुछ गड़बड़ करे तो उसके ऊपर भी एक डंडा हो। तो इस देश के लोग इतने समझदार और लोगों को इतनी सोचने की आज़ादी थी, संस्थानों को आज़ादी थी, पत्रकारों को आज़ादी थी कि उस पर बात हो, यूनिवर्सिटियों को आज़ादी थी, जेएनयू, डीयू, चाहे कोई भी संस्थान थे, उन्हें कम से कम एक प्रगतिशील सोच रखने की एक जगह थी कि वहाँ पे लोग, देखिए आप कि लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा रामदेव का जो पूरा आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, वो आंदोलन काले धन के खिलाफ था। आप देखिए कि उस समय की जनता कैसी थी उस समय, और उसी के लिए लोगों में मत था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है, प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कोई मंत्री कुछ नहीं बोलता। उस टाइम पे अगर भ्रष्टाचार के अगर कोई एलिगेशन लगते थे तो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। अगर सलमान खुर्शीद पे 70 लाख का अगर एक एलिगेशन लगा था तो सलमान खुर्शीद को खुद उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, और मुझे, मेरी उम्र कम थी लेकिन मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आज तक। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहीं देख सकते हैं? कहीं नहीं। तो अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं। अभी तो दौर एलिगेशन के बदले एलिगेशन का है। हाँ, कि अगर आप बोल रहे हैं महंगाई है तो कहा जाएगा कि आप मत खाओ, वित्त मंत्री ने बोल दिया कि प्याज ही मत खाओ, कह रहे हैं गाड़ी से मत चलिए। जैसे अभी मैं एक उदाहरण इस चीज़ पे देता हूँ कि जैसे वैक्सीनेशन को लेके कि फ्री वैक्सीन दी जा रही है ना, और हर जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की कीमत 200 रुपये है, और अगर मार्केट में उसे बहुत ज़्यादा हाइपर करके बेचा जाए तो वो 1000 रुपये की है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक ईयरफोन लेके आया था अपना 1900 रुपये का, और उस पर मैंने 300 रुपये उस पर टैक्स दिया था। आपकी वैक्सीन 200 रुपये की है, मैं ईयरफोन पे जीएसटी चुका के आया हूँ 300 रुपये का। मैं शूज़ लेके आया था,
तो उस पे भी मैंने 600-700 रुपये का बिल चुकाया था। मैं हर रोज़ अगर मैं सिगरेट भी पीता हूँ तो भी मैं उसमें 1-2 रुपये टैक्स कटवा के आता हूँ। मैं चाय की पत्ती भी खरीद के ला रहा हूँ तो भी उसमें मेरे 1-2 रुपये जा रहे हैं। तो हर इस देश का सबसे गरीब नागरिक हर हर दिन करीब 20 से 30 रुपये देश के टैक्स दे रहा है। और अगर पूरे साल का लें तो वो हर नागरिक इस देश का कम से कम 2-2 हज़ार रुपये, मैं सबसे गरीब आदमी की कह रहा हूँ जो मनरेगा में काम करता है, वो आदमी 2-2 हज़ार रुपये जमा कर रहा है। उस आदमी को आप कहते हो हम तो फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। इसी चीज़ को आप देखिए कि जब 2013 में कांग्रेस मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ और मैंने कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए भर के लिखा है, लेकिन चूंकि वो सरकार में नहीं है तो वो मेरे लिए अब मैटर भी नहीं करते। पर वो जब आएंगे तो मैं बिल्कुल सेम लेस लिखूंगा और उससे भी गंदा शब्द लिखूंगा अगर उन्होंने इन्हीं की तरह गड़बड़ियाँ की। लेकिन मैं उनकी एक चीज़ बताता हूँ कि 2013 में वो एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट का नाम था फूड सिक्योरिटी एक्ट। और उसको किस चीज़ के लेके आए कि आपका फूड मतलब राइट है, आपका खाना एक राइट है। तो उस चीज़ को उस समय के लोग भी उस चीज़ को लेके अवेयर थे, उस समय की सरकारें भी थी, IAS IPS पत्रकार भी थे कि उस चीज़ को आपके को क्या बोला जाता है कि ये आपका राइट है कि आपको खाने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे वैक्सीन के लिए क्या जा रहा है कि हम मुफ्त में दे रहे हैं और 50 बार प्रधानमंत्री इस चीज़ को मुफ्त में बोलते हैं, 50 बार उनके मंत्री बोलते हैं, विधायक बोलते हैं और हर दिन थैंक यू मैसेज हो रहे हैं। राग दरबारी में एक बात होती है, मतलब ये राग दरबारी वाली बात हो गई कि फलाने जी फलाने का थैंक यू करते हैं, फलाने जी फलाने का थैंक यू करते हैं, करते कुछ नहीं है, थैंक यू करते हैं। तो एक चीज़ से हम भाई इसमें कि अगर आप मान लीजिए आप तो आज तक गए हैं, ठीक है, इसके पहले आप मीडिया की आलोचना करते थे, बहुत बार आपको हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो मीडिया आप तब देखते थे बाहरी तौर पर और आप संस्थान में जाकर आए हैं, तो अब में और तब में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि किस तरह की पाबंदियां हैं और किस तरह के चैलेंजेज हैं एक फ्री प्रेस के लिए? अगर कोई करना चाहे एक फ्री प्रेस और कोई पत्रकार इस तरह की रिपोर्ट लिखना चाहे, कुछ करना चाहे, तो किस तरह की पाबंदियां मतलब चैनलों जैसे, में? पहले मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत गरियाया है और फिर मैं उसमें गया भी और फिर मैंने पहले दिन से ही लिखना जारी रखा था। जो मैं पहले और मैंने मीडिया, ठीक है मैं एक चैनल का नाम नहीं लिखता था, लेकिन मैंने मीडिया हमेशा वर्ड यूज किया था। मीडिया के लिए मैं क्रिटिक तब भी रहा था। तो मतलब आज तक मैं काम करने के दौरान भी। लेकिन बात जैसे फ्री प्रेस की आती है तो फ्री प्रेस क्या, यहाँ पे फ्री IAS IPS नहीं है, फ्री जज नहीं है, फ्री जुडिशरी नहीं है, फ्री NIA नहीं है, फ्री CBI नहीं है। तो जो प्रेस तो फिर बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। दूसरी बात कि आज़ादी है, आप राहुल गांधी को कितने भी गाली दीजिए, मैं राहुल गांधी को सेमलेस कहता, मैं सब एडिटर से, मैं इस एक चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत गुंजाइश देखता हूँ कि मैं अगर उससे सबसे ज़्यादा गंदे वर्ड अगर बोलने में भी अगर मैं अच्छा होता, लिखने में भी अच्छा होता, तो मेरे एंकर बनने की गुंजाइश इस मेन स्ट्रीम मीडिया में होती। और मैं ही नहीं, मतलब कोई भी इस देश का सबसे ज़्यादा जो गंदा बोल सकता है वो देश का सबसे पहले प्रधानमंत्री बन सकता है, जो सबसे ज़्यादा दंगा करा सकता है वो देश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और जो अच्छे से किसी विपक्ष को गरिया सकता है उसके एंकर बनने की गुंजाइश है। तो बोलने की आज़ादी तो है, और बोलने की क्या मतलब इस देश में लिंचिंग करने तक की आज़ादी है। लेकिन इस चीज़ को हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते ना। फ्रीडम ऑफ हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेशन मैं तभी आपको नागरिक बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में आज़ादी तो है। आप लिंचिंग कर सकते हैं, आपके लिए महापंचायत आ जाती है, आप रेप करते हो तो आपके लिए महापंचायत आ जाती है, और आपके समर्थन में लोग होते हैं, आपका कुछ नहीं होता। अभी भी यहाँ पे एक मेवात में एक मुस्लिम जिम ट्रेनर था, उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके समर्थन में भीड़ आती है। आपने हाथरस में देखा कि एक रेप के जो एक्यूज थे और जिन्होंने और बाद में भी ये प्रूव हुआ फोरेंसिक लैब्स के थ्रू कि रेप किया गया है, और उनके भी समर्थन में लोग थे और सरकार बिल्कुल उनके साथ थी। लड़की को रात में जलवा दिया गया। यहाँ पे तो पूरी पंचायत में जिसने ये कहा कि मुसलमानों को काटा जाना चाहिए, और एक मतलब वो पूरा उसको प्रवक्ता बना दिया गया आपकी सरकार ने। उस सरकार की सीट पे जो बैठा है उसको मैं बेशर्म नहीं कह सकता। एक आदमी बेशर्म नहीं कह सकता, एक आदमी ये कह सकता है कि हत्याएं होनी चाहिए और मुसलमानों को काटा जा सकता है ना, उसके पूरी आज़ादी है। और एक आदमी सेमलेस नहीं कहा जा सकता। तो जो आप फ्री प्रेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री प्रेस तो कहीं भी नहीं है। फ्री प्रेस तो मतलब फ्री तो इस देश में कुछ भी नहीं है वैक्सीन के अलावा और बेशर्मी के अलावा। बेशर्मी इस देश में फ्री है और वो हर दिन मंत्रालयों और PM आवास के द्वारा बांटी जा रही है इस देश में। लेकिन क्या चीज़ फ्री नहीं है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है फ्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्री नहीं है, पेट्रोल नहीं है वो महंगी है, और बोलने की आज़ादी भी महंगी है। हर चीज़ इस देश में महंगी है। केवल क्या महंगी नहीं है, हत्याएँ।
हत्याओं के लिए आपके जैसे आप पेटीएम पे रिचार्ज करते हैं तो आपके जैसे बोनस आते हैं, तो वैसे ही मतलब इस तरह का एक तंत्र बन गया है बोनस में कि माला आप जितनी भी हत्याएं करते हैं आपके सीवी में जुड़ जाता है। जैसे मेरा आज तक से टर्मिनेशन हुआ तो उसे बड़े नेगेटिवली देखा जाएगा कि इसने एक संस्थान के नियमों का पालन नहीं किया और ये इसका सीवी खराब हो गया। लेकिन एबीपी, बीजेपी, भाजपा, आरएसएस, ये जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल, आरएसएस, इनके तो सीवी इस आधार पे बनते हैं कि इन्होंने इन पे हत्याओं के चार्जेस कितने हैं। हमारे देश के गृह मंत्री पर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उन पे हत्याओं के चार्जेस हैं, उन पे अपहरण के चार्जेस रहे हैं। और जिस सीबीआई को आज वो रूल करते हैं, उस सीबीआई की उन पर जांच थी, सीबीआई उन्हें जांच करती थी, लेकिन आज वो गृह मंत्रालय में और आज वही सीबीआई उन्हें रिपोर्ट करती है। ये बात तो सही है। लेकिन श्याम जी एक बात और बताइए कि हाँ, कि आप पर ये लग रहा है कि आप जब चैनल में गए, ये इल्ज़ाम है आप पे कि आपने तब कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन किया होगा, तो फिर आपने उसको वायलेट किया, तो फिर बाद में हंगामा क्यों? इस तरह के बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस पर आपकी क्या जवाब? मतलब मैंने इसे लेके डिटेल में फेसबुक पे भी लिखा है। केवल मीडिया इंस्टीट्यूट नहीं, आप आईआईटी में एडमिशन के लिए जाएंगे, आईआईएम में जाएंगे, आप मैं जिस संस्थान से पढ़ा हूँ, पत्रकारिता का जो देश का सबसे नंबर 1 माना जाता है जिसे, उससे मैंने पढ़ाई की है और उसमें भी इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं और उसमें भी यही लिखा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते। इसी तरह जब मैं आईआईएमसी में गया था और मेरे तमाम जो दोस्त गए थे, 70-80 लोग उस बैच से थे, तो उन सब ने साइन किए थे और मैंने भी किया था क्योंकि हमें एंट्री चाहिए थी। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तब मैंने फिर उसके खिलाफ बोलना शुरू किया कि ये तो वायलेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब तक हम अंदर नहीं जा पाएंगे हमें कोई हम कैसे उस बात का विरोध दर्ज करा पाएंगे? लंका में जाने के लिए लंका में जाने के लिए हनुमान को भी मच्छर बनना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली बात तो है। ये वाली बात है कि आप किसी जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें इस देश की सरकारों के बारे में बोलना है और जिन्हें ये बताना है कि इस देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मीडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलें। जब सरकार की तारीफ़ों वाले लोग उन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो हम में से भी लोग प्रयास करते हैं कि कैसे भी उस जगह पे जाएं ताकि हम अपनी बात को कह सकें। और एक मतलब मैंने जो किया और मुझे लगता है कि मैंने वो पूरा काम किया और कल उस चीज़ को लेकर चर्चा हुई कि जैसे अगर मैं मान के चलिए उसे वायलेट नहीं करता तो किसी को पता चलता कि इस देश में एक मीडिया संस्थान केवल इसलिए किसी को निकाल देगा कि वो एक प्रधानमंत्री से ये कहता है कि वो अपने पद का सम्मान करें। अगर मैं उसे वायलेट नहीं करता, अगर मैं उसे वायलेट नहीं करता तो कैसे किसी को पता चलता कि वो संस्थान कितना एंटी डेमोक्रेटिक है। बिल्कुल। और ये जो वायलेशंस हैं वो एक तरह से बिल्कुल जैसे कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, ऐसे तो हिंदू जो माइथोलॉजी है, जो हिंदू वर्ण सिस्टम है, उनकी किताबों में लिखा है कि दलितों को केवल सेवा करनी चाहिए और ब्राह्मण्स तो केवल ज्ञान देंगे, ठाकुर केवल युद्ध लड़ेंगे और जो वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे। अगर लिखने से ही अगर सारी चीज़ें, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर उस चीज़ का विरोध नहीं किया होता तो फिर वो क्या मतलब आज हम लोग संविधान पे ही बात नहीं कर पा रहे होते। तो नियम जो होते हैं, नियम तो जैसे उन संस्थानों में जाना और उनके लिए साइन करना हमारी मजबूरी है कि हम उनमें एंट्री के लिए एंट्री फीस के रूप में हम उसकी साइन करें और ये हमें बहुत सस्ते में एंट्री मिल रही है कि अगर हमें साइन करने से मिल जा रही है। मैं तो नमस्ते करके अंदर चले जाता, पैर छू के अंदर चला जाता, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन हम वहाँ जाके बोलना ना बोलना वो हमारा अधिकार है। कुछ लोग वॉलेंट्री चाहें वो बिल्कुल ना बोलें, उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो आपका अधिकार है कि आप वहाँ जाके बोलें उस चीज़ के लिए कि जिस पे आप साइन करके आए वो आपने गलत साइन कराएं। और इस तरह का जो माहौल है तब वो केवल आपका अधिकार नहीं है, तब वो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको बोलना चाहिए। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, मैं अभी भी पापा से कह दूँगा पापा मुझे 2000 रुपये चाहिए, मैं अपने दोस्तों से मांग लूँगा, मैं दोस्तों के यहाँ रह लूँगा, मेरी कोई बीवी नहीं है, कोई ये है कि मुझे कोई EMI नहीं भरनी है, तो मुझ पर वो दबाव नहीं था। तो मुझे लगा कि यार श्याम तुम बोल सकते हो, बाकी लोगों की सच में मजबूरियाँ हैं, उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, वो शायद नहीं बोल पा रहे और मुझे लगता है कि वो ज़रूर बोलेंगे एक दिन। क्या आपको रिग्रेट है कि आपने जो भी ट्वीट किया उसकी वजह से आपको जॉब से टर्मिनेट किया गया, तो इस बात का आपको रिग्रेट है कि ना किया होता तो जॉब बची रहती? इसका कंक्लूजन ये रिग्रेट तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत ही मतलब प्रासंगिक ही नहीं है। मैं तो इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगा कि मुझे उस संस्थान में इतना बड़ा स्पेस मिला जिसकी वजह से मेरे अंदर की जो बातें थी मैंने वो कही और वो फिर बहुत लोगों के द्वारा सुनी गई। तो मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं तो इवन थैंक यू बोल रहा हूँ कि इस तरह की मुझे स्पेस मिला वहाँ पे। अगर मैं किसी पोर्टल में होता या कहीं पे भी होता, छोटी सी जगह होता, मान के चलिए मेरा खुद का यूट्यूब होता,
तो शायद नहीं कोई सुन रहा होता। तो लेकिन आज उसकी वजह से अगर मुझे सुना है तो मैं उसके लिए कहता क्यों। तो ये थे हमारे साथ श्याम मीरा सिंह, जिन्होंने बताया, अपनी पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि वर्तमान समय में मीडिया की क्या स्थिति है और कितना मुश्किल है किसी बड़े संस्थान में रह के काम करते रहना। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। श्याम भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे जैसे आज तक ने प्लेटफॉर्म दिया, वैसे आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। और शंभूदा जो इस चैनल के हेड हैं, उनका भी शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात कि शंभूदा ने भी 8-9 लोगों को साथ वो काम कर रहे हैं और एक सही बातें जो आनी चाहिए वो भी उनके द्वारा आ रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनसे हमेशा सहमत होता हूँ, पर एक यही है कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मेरा शुक्रिया कहिएगा उनसे। चलिए, कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मयूर विहार, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।